Now see this question. If y is equal to sin square 15 pi upon 8 minus 4x minus sin square 17 pi upon 8 minus 4x, then find the range of y. इसके पहले मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताया था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है वो डोमेन कहलाता है और कंप्लीट टर्म का जो वैल्यू होता है वो रेंज कहलाता है, राइट। सो यहाँ पे अपने को ये जो पूरा जो स्टेटमेंट है, इस कंप्लीट स्टेटमेंट का अपने को क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज इन द सेंस इस कंप्लीट टर्म का अपने को इस ये जो राइट साइड में जो टर्म है, इस कंप्लीट टर्म का अपने को वैल्यू निकालना है, राइट। सो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो कि ये जो आपका राइट साइड टर्म है यह एक आइडेंटिटी को बिलोंग करता है, राइट। इसका एक्सपेंशन है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये जो आपका राइट हैंड साइड टर्म है, ये राइट हैंड साइड टर्म इस आइडेंटिटी में LHS को बिलोंग करता है, इसको RHS के समान लिखना है। तो आपका a क्या होगा, साइन 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x, और b क्या होगा, साइन 17 पाई अपॉन 8 माइनस 4x, राइट। सो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये जो टर्म है, ये राइट साइड टर्म इस आइडेंटिटी में LHS को बिलोंग करता है। अब इसको मैं डायरेक्टली RHS के समान लिखता हूँ। अभी मैंने बताया आपका a क्या है, साइन 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x माइनस ईयर, देन b क्या है, ये है साइन 17 पाई अपॉन 8 माइनस 4x, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड है ना, एक ब्रैकेट में, इनटू हियर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो आपका a क्या है, साइन 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x प्लस ईयर, और b क्या है आपका, साइन 17 पाई अपॉन 8 माइनस 4x। अब आपको यहाँ पे साइन a माइनस साइन b और यहाँ पे साइन a प्लस साइन b, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपको लर्न चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लर्न है तभी आप इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है वो कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर ये जो स्टेटमेंट है यह साइन a माइनस साइन b को बिलोंग करता है। सिंस क्या है, साइन a माइनस साइन b का एक्सपेंशन वह 2 इंटू कॉस a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। देन ये जो है ये साइन a प्लस साइन b को बिलोंग करता है। क्या है, साइन a प्लस साइन b का एक्सपेंशन 2 इंटू साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2, राइट। अब यहाँ पे साइन a माइनस साइन b, देखो यहाँ पे भी साइन साइन कंटेंट है, यहाँ पे भी साइन साइन कंटेंट है। डिफरेंस का है साइन में, यहाँ अगर माइनस है तो पहला टर्म कॉस का लिखना, और यहाँ पे अगर प्लस है तो पहला टर्म साइन का लिखना। हालांकि दोनों में एडल्ट्रेशन है, मिलावट है, यानी यहाँ पे साइन साइन है तो राइट साइड में साइन कॉस का प्रोडक्ट है। तो अगर बीच में माइनस है तो पहला टर्म कॉस का रहेगा, और बीच में अगर प्लस है तो पहला टर्म साइन का रहेगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे इन दोनों के ऊपर अप्लाई करना है। तो क्या होगा इसमें, 2 इंटू कॉस ए क्या है आपका, ए है आपका 15 पाई माइनस 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी, सॉरी एक मिनट जस्ट, इसमें ए, ये आपका a है, ठीक है, और ये आपका b है, ये आपका a है और ये आपका b है, राइट। तो ये है आपका a 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x प्लस ईयर, b क्या है आपका 17 पाई अपॉन 8 माइनस 4x, ठीक है, इंटू साइन
अब इसमें आपका a क्या है, 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x माइनस इन ब्रैकेट में 17 पाई अपॉन 8 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले ये जो पहले स्क्वायर ये जो पहला ब्रैकेट है, इस पहले ब्रैकेट के अंदर का टर्म इस फार्मूला को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे इनटू लिखो, और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट का जो टर्म है वो इस फार्मूला को बिलोंग करता है। इसका एक्सपेंशन क्या है, 2 इंटू साइन a प्लस बी अपॉन 2। तो a क्या है आपका 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x प्लस ईयर 17 पाई अपॉन 8 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, ओके, इंटू कॉस a माइनस बी। तो a क्या आपका 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x माइनस 15 पाई अपॉन 8 माइनस 4x माइनस ईयर माइनस b क्या आपका b आपका 17 पाई अपॉन 8 माइनस 4x देन हियर होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि पहले स्क्वायर ब्रैकेट का टर्म इसको बिलोंग करता है, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट का टर्म इसको बिलोंग करता है, इसलिए इसका एक्सपेंशन ये होगा और इसका एक्सपेंशन ये होगा। ठीक है, 2 इंटू कॉस साइन और यहाँ पे 2 इंटू साइन कॉस। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है 2 इंटू कॉस, देखो 15 पाई, इसमें आपका डिनोमिनेटर सेम है। दो फ्रैक्शन का प्लस या माइनस करते वक्त अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर का क्या कर देना, प्लस। अब यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक ही बार लिखो, और 15 पाई प्लस 17 पाई कितना होता है, ठीक है, माइनस 4x माइनस 8x और ये होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 4x प्लस 4x कैंसल, देन 15 पाई माइनस 17 पाई अपॉन 8 कितना होता है, माइनस 2 पाई अपॉन 8, राइट। देन हियर इनटू 2 साइन, यहाँ पे भी कितना आएगा 32 पाई अपॉन 8। सो वैसे 32 पाई अपॉन 8, खैर अपन भी लिख देते हैं इसमें 32 पाई अपॉन 8, ये कितना होगा आपका माइनस 8x और डिवाइडेड बाय 2 लिख देते हैं। ठीक है, इंटू कॉस, यहाँ पे माइनस 4x प्लस 4x कट जाएगा, कितना आएगा इसमें माइनस 2 पाई अपॉन 8। ठीक है, माइनस 2 पाई अपॉन 8 और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आपको लिखना है डिवाइडेड बाई 2, ये वाला डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लिखना है डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब देखो इसमें ये कितना होता है 32 अपॉन 8, तो यहाँ पे इसको अपन आगे अगर कंटिन्यू किए तो कितना आएगा इसमें 2 इंटू कॉस 32 पाई अपॉन 8 मतलब 4 पाई, ठीक है, 4 पाई माइनस 8x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू साइन, ये कितना आएगा यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सॉरी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये होगा आपका 2 4 जा 8 यानी माइनस पाई बाय 8, यहाँ पे आएगा आपका माइनस पाई बाय 8। यहाँ पे 2 इंटू साइन, यहाँ पे आएगा आपका 4 पाई माइनस 8x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कॉस, यहाँ पे इंटू हियर, अभी मैंने बताया यहाँ पे कितना आएगा आपका माइनस पाई बाय 8, राइट। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 2 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाइड होगा।
एंड कितना आएगा -π/8। अब 2 cos, देखो यहाँ से अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जो 2 कॉमन निकालेंगे वो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो कितना आएगा 2π - 4x। साइन का एंगल अगर निगेटिव है तो वो निगेटिव होता है, सो माइनस साइन को आप यहाँ पे सामने लिख दो, तो यहाँ पे आएगा sin π/8, 2 इंटू साइन, यहाँ पे भी आप न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकालो, तो यहाँ से जो आप 2 कॉमन निकालोगे वो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 2π - 4x। ठीक है, कॉस का एंगल अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा cos π/8। अब देखो यहाँ पे साइन और कॉस इन दोनों का एंगल सेम है, तो इस 2 के साथ मैं इन दोनों को नज़दीक लिखता हूँ, राइट देम टुगेदर विथ 2। ठीक है, तो 2 - 2 sin π/8 इंटू cos π/8। सिमिलरली इस कॉस का एंगल और इस साइन का एंगल सेम है, सो इन दो टर्म्स को इस 2 के साथ अपन नज़दीक लिखेंगे। क्या आएगा इसमें 2 इंटू कॉस 2π - 4x इंटू साइन 2π - 4x। अब देखो मैंने बताया आपको शुरुआत में कि अगर इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लर्न चाहिए, राइट। तो ये जो टर्म है इतना टर्म एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को बिलोंग करता है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या है? sin 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। यह है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ये जो देखो कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला हो, किसी भी स्टैंडर्ड फार्मूला का प्रॉब्लम के अंदर अगर यूज़ करना है तो ओनली फार्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा। उस फार्मूले का या उस फार्मूला का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट भी आपको समझना पड़ेगा, तभी अपन उस फार्मूला का डायरेक्टली प्रॉब्लम के अंदर उसका एप्लीकेशन समझ सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है इसका अरेंजमेंट क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पे साइन कॉस का एंगल सेम है, तो साइन कॉस का एंगल सेम है, साथ में इसको 2 अटैच है। तो यहाँ पे देखो साइन कॉस का एंगल सेम है, साथ में इसको 2 अटैच है। तो इतना जो अंडरलाइन टर्म है ये इस फार्मूला में RHS को बिलोंग करता है। इवन यहाँ पे भी साइन कॉस का एंगल सेम है, साथ में इसको 2 अटैच है। तो ये भी जो अंडरलाइन टर्म है वो इसी फार्मूला में राइट साइड को बिलोंग करता है। अब देखो राइट साइड को अगर लेफ्ट हैंड साइड समान लिखना है, राइट साइड को अगर लेफ्ट हैंड साइड समान लिखना है या लेफ्ट हैंड साइड जैसा लिखना है तो एंगल को ऑब्जर्व करो। इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब भी अपन स्टैंडर्ड फार्मूला से फार्मूला बनाते हैं तो सिर्फ एंगल में डिफरेंस होता है, बाकी मैटर सेम होता है। बाकी मैटर बोले तो ये साइन रहेगा, अगर मान के चलो कोई टर्म अगर लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग करता है और उसको राइट साइड जैसा लिखना है तो 2 रहेगा, साइन रहेगा, कॉस भी रहेगा, सिर्फ एंगल में डिफरेंस होगा। अगर कोई टर्म RHS को बिलोंग करता है और उसको लेफ्ट हैंड साइड जैसा लिखना है तो अगेन साइन में ही डिफरेंस रहेगा। यानी जब भी अपन स्टैंडर्ड फार्मूला से फार्मूला बनाते हैं तो एवरी टाइम साइन में ही एंगल में ही डिफरेंस होता है, बाकी मैटर सेम होता है, राइट। नाउ से -2 sin π/8 इंटू कॉस π/8। तो अभी मैंने आपको ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बताया 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कब यूज़ करना है? जब साइन कॉस का एंगल सेम हो। तो यहाँ पे देखो कि साइन कॉस का एंगल सेम है, यानी साइन कॉस का एंगल सेम होना चाहिए, साथ में उसको 2 अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन कॉस का एंगल सेम है, साथ में इसको 2 अटैच है, ठीक है। तो ये इतना जो टर्म है, ये इतना टर्म इस फार्मूला में राइट हैंड साइड को बिलोंग करता है। सो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जैसा लिखना है तो साइन कॉस के एंगल का डबल हुआ है। अभी मैंने बताया कि जब भी अपन स्टैंडर्ड फार्मूले से फार्मूले बनाते हैं तो डिफरेंस कहाँ होता है? एंगल में, बाकी मैटर सेम होता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन लिखो एज इट इज़,
और साइन, अब इसमें साइन कॉस के एंगल का डबल हुआ, इसमें साइन कॉस का एंगल π/8 है, तो π/8 का डबल, डबल इन द सेंस इसको अपन 2 से इंटू करेंगे या मल्टीप्लाइड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन कॉस का एंगल सेम है, तो इसका भी अपन, अब ये जो टर्म है अंडरलाइन टर्म, ये राइट हैंड साइड को बिलोंग करता है, इसको लेफ्ट हैंड साइड जैसा लिखना है, तो यहाँ पे जो साइन कॉस का एंगल है इसका अपन डबल करेंगे, डबल इन द सेंस इसको अपन 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे है आपका y इज इक्वल टू, राइट, अब यहाँ पे कितना आएगा, π/4 आएगा इंटू साइन, यहाँ पे कितना आएगा आपका 4π माइनस 4x आएगा, y इज इक्वल टू माइनस, अब देखो साइन 45, तो साइन 45 कितना होता है, तो साइन 45 होता है 1/√2, देन साइन 4π माइनस 4x। अब देखो 4π माइनस 4x कितना होता है, तो यहाँ पे देखो कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, अब साइन 360 डिग्री इन द सेंस 2π, देन साइन 3π माइनस थीटा, और देन साइन 4π माइनस थीटा, राइट। तो ये आएगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, देन अपन ने यहाँ पे 2π 360, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और ये आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 × 180 डिग्री कितना होता है, 3 × 180 0, 540 डिग्री। ठीक है, तो 540 डिग्री मतलब यहाँ पे ये 360 डिग्री, 360 के बाद कितना आता है, 360 + 90 डिग्री। ठीक है, 450 डिग्री, तो 450 डिग्री कहाँ आएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। ठीक है, 450 डिग्री में 90 डिग्री प्लस कर दिए, कितना आता है 540 डिग्री, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये आएगा आपका, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ये आएगा आपका अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये। ठीक है, अब देखो साइन 360 जीरो होता है, और कॉस 360, यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर दो, इसको एक्सपैंड करने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, साइन a माइनस बी का फार्मूला यूज़ करोगे। साइन a माइनस बी क्या है, साइन a माइनस बी का एक्सपेंशन, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, इसमें आपका एक क्या होगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 360 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 360 डिग्री माइनस कॉस 360 डिग्री इंटू साइन थीटा। अब साइन 360 डिग्री कितना है, साइन 360 डिग्री कितना है, 0 इंटू कॉस थीटा, और कॉस 360 डिग्री कितना है, 1 इंटू साइन थीटा, एंड कितना आता है ये, माइनस साइन थीटा आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये होगा आपका माइनस साइन 4x होगा, कितना होगा, माइनस साइन 4x। ठीक है, तो माइनस 1/√2, और ये आता है माइनस साइन 4x, यानी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/√2 साइन 4x, y इज इक्वल टू 1/√2 साइन 4x। अब देखो यहाँ पे अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेंज निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को रेंज निकालना है, तो रेंज निकालना है तो इसके पहले मैंने आपको डोमेन और रेंज लिख के दिया था, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इन ऑल सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैंने डोमेन और रेंज लिख के दिया था। तो साइन का डोमेन क्या है, साइन और कॉस का एंगल कुछ भी हो, वॉट एवर द एंगल ऑफ साइन एंड कॉस, यू नो इट्स वैल्यू ऑलवेज लाइज इन बिटवीन द -1 and 1, यानी साइन और कॉस का एंगल कुछ भी हो, उसका जो वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच का ही होगा, इंक्लूडिंग -1 and 1। तो यहाँ पे होगा आपका द रेंज ऑफ
रेंज ऑफ साइन थीटा क्या है, -1 लेस दैन इक्वल टू साइन थीटा लेस दैन इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन 4x है, यानी साइन और कॉस का एंगल कुछ भी हो तो साइन और कॉस के मतलब वॉट एवर द एंगल ऑफ साइन एंड कॉस इट्स वैल्यू ऑलवेज लाई इन बिटवीन -1 एंड 1 इंक्लूडिंग -1 एंड 1। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन -1 लेस दैन इक्वल टू साइन 4x लेस दैन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे साइन 4x को 1/√2 अटैच है, सो थ्रू आउट द इंटरवल 1/√2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। इस तरह से अपन क्या कर देंगे, 1/√2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, राइट। अब देखो 1/√2 इंटू साइन 4x, तो 1/√2 साइन 4x इक्वल टू क्या होता है, y। तो इसकी जगह आप y लिख सकते हो, यानी क्या होगा -1/√2 लेस दैन इक्वल टू y लेस दैन इक्वल टू 1/√2। एंड इसका मतलब ये हुआ कि जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू मतलब इस ये जो है तो इस कंप्लीट टर्म का वैल्यू, तो जो y का वैल्यू है ये y का वैल्यू -1/√2 और 1/√2 के बीच का होगा, ठीक है। एंड द वैल्यूज ऑफ, या अपन लिख सकते द रेंज ऑफ y इज क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1/√2, 1/√2, ठीक है। यानी y का जो वैल्यू होगा ये -1/√2 और 1/√2 के बीच का होगा, इंक्लूडिंग -1/√2 एंड 1/√2। सो हियर आई राइट द रेंज ऑफ y इज क्लोज इंटरवल -1/√2, 1/√2। तो यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल का यूज किया क्योंकि यहाँ पे 1/√2 और -1/√2 और 1/√2 को पकड़ के, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है, इक्वल टू इन द सेंस पकड़ना, तो ये हुआ, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, here also find the range of f of x is equal to 1/4 cos x minus 3। जैसा यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना था, रेंज निकालना था, वैसे यहाँ पे भी अपने को रेंज निकालना है। ओके, हियर आई डिड द वन मिस्टेक, 2 से अगर अपन अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 सा 4 पाए और 2 4 सा 8 चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 8 चाहिए। तो वैसे कुछ यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने बताया कि साइन और कॉस का एंगल कुछ भी हो, वहाँ पे मैंने डोमेन और रेंज लिख के दिया था, ठीक है। तो फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, क्या लिखा था, फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी साइन और कॉस का एंगल कुछ भी हो, फॉर एनी एंगल ऑफ साइन एंड कॉस इट्स वैल्यू, इट्स कंप्लीट वैल्यू ऑलवेज लाई इन बिटवीन -1 एंड 1। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अगर अपन 2 से अंदर मल्टीप्लाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 8x आएगा, यहाँ पे 8 चाहिए, ठीक है। Then see the next problem. Here also find the range of f of x is equal to 1/4 cos x minus 3। So यहाँ पे देखो अगर अपने को रेंज निकालना है, जैसा अपने को इस टर्म के लिए रेंज निकालना, यहाँ से अपने को इसका इस स्टेटमेंट का यूज करके अपने को रेंज निकालना था। यानी शुरुआत में जो गिवन स्टेटमेंट था उसको मैंने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके फाइनली अपने को ये चीज़ मिला, तो इसका यूज करके अपने को रेंज निकालना है। तो यहाँ पे cos x कंटेंट है, तो अभी मैंने बताया कि साइन और कॉस का जो वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच का होगा, वॉट एवर इट्स एंगल, यानी साइन और कॉस का एंगल कुछ भी हो, 8x हो 4x हो कुछ भी हो, ठीक है, वॉट एवर इट्स एंगल ऑफ साइन एंड कॉस, वॉट एवर इट्स एंगल या वॉट एवर द एंगल ऑफ साइन एंड कॉस इट्स वैल्यू ऑलवेज लाई इन बिटवीन द -1 एंड 1, ये उसका रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 लेस दैन इक्वल टू cos x लेस दैन इक्वल टू 1, यानी cos x का जो वैल्यू है ये -1 और 1 के बीच का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी cos x ही कंटेंट है। देन यहाँ पे अब ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, ये जो टर्म है 4 cos x minus 3, ये 4 cos x minus 3 यहाँ पे आपको अरेंज करना है, तो 1 by 1 अरेंज करो। सबसे पहले यहाँ पे cos x को 4 अटैच है, तो थ्रू आउट द इंटरवल 4 से मल्टीप्लाइड कर दो इस तरह से। देन 4 cos x के साथ -3 है, तो थ्रू आउट द इंटरवल 3 सब्ट्रैक्ट करो, इधर आएगा आपका -7, यहाँ पे आएगा आपका 4 cos x -3 लेस दैन इक्वल टू 4 -3 1, राइट। अब देखो यहाँ -7 लेस दैन इक्वल टू 4 cos x -3 लेस दैन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स है और यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स है, तो इसको मैं निगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ आ गए यहाँ पे,
तो निगेटिव सेट ऑफ निगेटिव वैल्यूज के लिए और सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, मतलब इस इंटरवल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स। तो इस इंटरवल को मैं दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ, सेट ऑफ निगेटिव इंटरवल्स के, सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स के लिए और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, यानी -7 से लेके 0 तक और 0 से लेके 1 तक, यानी -7 लेस दैन इक्वल टू 4 cos x -3 लेस दैन 0, और दूसरा रहेगा आपका 0 लेस दैन 4 cos x -3 लेस दैन इक्वल टू 1। ठीक है, तो -7 लेस दैन इक्वल टू 4 cos x -3 लेस दैन 0, देन 0 लेस दैन 4 cos x -3 लेस दैन इक्वल टू 1, इस तरह से। अब यहाँ पे 4 cos x -3 कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो ये आपका है ये पहला इंटरवल। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट इंटरवल एंड दिस इज योर सेकेंड इंटरवल। अब क्या करना है, अब इसमें इन दोनों इंटरवल्स का मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ठीक है, अभी इन दोनों इंटरवल्स का क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल करना है। नाउ लुक हियर, ये जो आपका गिवन इंटरवल है -7 लेस दैन इक्वल टू 4 cos x -3 लेस दैन इक्वल टू 1, इस गिवन इंटरवल को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया। पहले पार्ट में मैंने प्योरली सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स लिया, और सेकेंड इंटरवल में या सेकेंड पार्ट में मैंने प्योरली सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स लिया। अब यहाँ पे 4 cos x -3 डिनोमिनेटर में है, सो थ्रू आउट द इंटरवल आप रेसिप्रोकल करो। जब यहाँ पे आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये लेस दैन इक्वल टू का होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये लेस दैन इक्वल टू या ये लेस दैन क्या बनेगा, ग्रेटर दैन। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन -1/7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/4 cos x -3 ग्रेटर दैन 1/0। क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, -1/7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/4 cos x -3 ग्रेटर दैन इन्फिनिटी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे भी आप रेसिप्रोकल कर दो। जब अपन यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे, क्यों थ्रू आउट द इंटरवल क्यों रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 cos x -3 का टर्म का है डिनोमिनेटर में है, सो इसीलिए यहाँ पे थ्रू आउट द इंटरवल क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0 ग्रेटर दैन 1/4 cos x -3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। 1/0 एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1/7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/4 cos x -3 ग्रेटर दैन इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे अपन अगर नंबर लाइन निकाले तो ये है आपका 0, इधर है आपका -इन्फिनिटी, इधर है अपन इन्फिनिटी। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये है आपका -1/7 और इधर लेते अपन 1 लेते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि मतलब -इन्फिनिटी से अपन कहाँ जा रहे हैं, -1/7 के तरफ, यानी यहाँ पे इसको ये आपका f ऑफ x है, जिसका आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो हियर द रेंज ऑफ f ऑफ x, द रेंज ऑफ f ऑफ x क्या होगा, तो -इन्फिनिटी से आपको कहाँ तक जाना है, -1/7 तक, यानी -1/7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/4 cos x -3 ग्रेटर दैन इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल कॉमा -1/7 क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल, क्योंकि -1/7 के साइड में इक्वल टू है, यानी -1/7 को पकड़ना है, इसलिए -1/7 के साइड में क्या लिखना, क्लोज इंटरवल, यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, जॉइंट। अब यहाँ पे भी क्या है कि इन्फिनिटी, पहले 1 लिखेंगे अपन, 1 कॉमा इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 के साइड में अपन लिखेंगे क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 1 है, और इक्वल टू 1 है इन द सेंस 1 को पकड़ना है, इसलिए 1 के साइड में लिखेंगे क्लोज इंटरवल कॉमा इन्फिनिटी। होता क्या है कि जब भी अपन क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल लिखते हैं, तो क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल लिखते समय उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज छोटा नंबर लिखना और उसके राइट हैंड साइड में ऑलवेज बड़ा नंबर लिखना।
ठीक है। तो जब भी अपन ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल लिखते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर चाहिए, ठीक है। व्हाइल राइट द ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, यू नो, फर्स्ट यू शुड राइट द स्मॉलर नंबर एंड देन राइट द बिगर नंबर, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी छोटा नंबर और -1/7 बड़ा नंबर, मतलब अपन छोटे से कहाँ जा रहे हैं, बड़े के तरफ जा रहे हैं। यहाँ से भी अपन छोटे से बड़े के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसमें जो आपका गिवन टर्म है ये वाला 1/4 cos x - 3, तो इस 1/4 cos x - 3 का ये है आपका रेंज, राइट। देन आपका सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ cos 4x प्लस tan 3x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ cos 4x प्लस tan 3x, ठीक है। तो cos 4x प्लस tan 3x के लिए क्या निकालना, आपको पीरियड निकालना है। तो cos 4x प्लस tan 3x के लिए अगर आपको पीरियड निकालना है तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो cos 4x है, ठीक है, सबसे पहले अपन cos 4x का पीरियड क्या है वो देखेंगे, द पीरियड ऑफ cos 4x। तो cos 4x का पीरियड है आपका π/2। अब ये cos 4x का पीरियड π/2 है, ये कैसे निकाले, तो आपको पता है कि cos थीटा का पीरियड कितना है 2π। अब cos थीटा का पीरियड 2π, यहाँ पे cos का एंगल 4x है, तो 4x = 2π, मतलब x = कितना होगा, ठीक है, 2π/4, मतलब कितना होता है ये π/2, ठीक है। तो ये cos थीटा का पीरियड 2π और यहाँ पे cos 4x के लिए मिला आपको x = π/2 एंड cos 4x का पीरियड π/2। देन द पीरियड ऑफ tan 3x, अब tan 3x का पीरियड कितना होगा π/3, तो ये कैसे निकाले अपने, आपको पता है कि tan थीटा का जो पीरियड है वो कितना है, π है। अब tan थीटा का पीरियड π है तो tan 3x का पीरियड क्या होगा, तो इसमें tan का एंगल 3x है, तो 3x = π एंड x = π/3 एंड tan 3x का पीरियड क्या हुआ, π/3। अब क्या करना है, इसमें π/2 और π/3, इसमें अपने को दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ π/2 एंड π/3, राइट, एलसीएम ऑफ π/2 एंड व्हाट π/3। अब π/2 और π/3 का अगर एलसीएम निकालना है तो इसके पहले आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि जनरली इंटीजर नंबर का तो एलसीएम एचसीएफ आपको पता है, यानी इंटीजर नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये आपने पढ़े होंगे, लेकिन फ्रैक्शनल टाइप नंबर्स का या फ्रैक्शनल टाइप रियल नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन में, दोनों फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर जो गिवन नंबर्स है, जो गिवन रियल नंबर्स है, वो गिवन रियल नंबर्स अगर फ्रैक्शन में है तो उसका एलसीएम निकालने का वे क्या है, तो क्या वे है, तो वह है एलसीएम ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय, या एक मिनट, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर से, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, नॉट ए एंड बी, LCM of numerator and SCF of denominator, SCF of what denominator, ठीक है। तो ये फार्मूला है, दिस इज द LCM ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अगर अपने को फ्रैक्शंस का क्या निकालना है, मतलब अगर आपके गिवन नंबर्स अगर फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शनल रियल नंबर्स का अगर एलसीएम निकालना है तो इस वे से निकालते हैं। तो इसमें देखो, इसमें न्यूमरेटर में क्या है, पाई है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ पाई, ठीक है, एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, क्या आएगा इसका एलसीएम। देन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, अरे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, राइट। तो एलसीएम ऑफ पाई, तो पाई कॉमा पाई का एलसीएम क्या आएगा, पाई आएगा, और 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो पाई अपॉन 1 कितना होता है, पाई होता है, एंड एलसीएम ऑफ π/2 और π/3, तो π/2 और π/3 का जो एलसीएम है वो कितना आता है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ π/2
एंड π/3। ठीक है, तो LCM ऑफ π/2 एंड π/3 इज दिस पाई। अगर LCM π/2 और π/3 का जो LCM है वो पाई मिला है, तो π/2 और π/3 का जो LCM है ना पाई, यही पाई क्या कहलाएगा, ये जो है cos 4x प्लस tan 3x का पीरियड कहलाएगा। एंड अपन लास्टली फाइनली लिखेंगे कि पीरियड ऑफ cos 4x प्लस tan 3x इज व्हाट पाई। ठीक है, एंड कैसे किए, सबसे पहले cos 4x का पीरियड लिखे π/2, उसके बाद tan 3x का पीरियड लिखे π/3, देन π/2 और π/3 का जो LCM होगा, तो π/2 और π/3 का जो LCM होगा वो LCM ही इस गिवन टर्म का पीरियड कहलाएगा। राइट, तो इस तरह से निकालते हैं। नाउ सी हियर द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री tan 89 डिग्री, and see the solution of question number 1. Tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree tan 89 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है कि 1 डिग्री से लेके अप टू कहाँ तक जाना है, 89 डिग्री तक। तो 1 डिग्री और 89 डिग्री के बीच में tan 45 डिग्री आता है, जिसका वैल्यू क्या है 1। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, tan 45 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पे tan 89 डिग्री। यानी 1 डिग्री से लेके अप टू 89 डिग्री के बीच में tan 45 डिग्री आता है। अब करना क्या कि 89 डिग्री से आपको 46 डिग्री तक आना है। ठीक है, और ये जो 1 डिग्री से लेके 44 डिग्री के जो टर्म्स है वो एज इट इज लिखना है। यानी ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को या इस गिवन स्टेटमेंट को एक सॉल्व करने का एक थोड़ा एक डिफरेंट वे है। क्या वे है कि 89 डिग्री से लेके या 46 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक या 89 डिग्री से लेके 46 डिग्री तक के टर्म को इन टर्म्स ऑफ कॉट के फॉर्म में लिखना है, और 1 डिग्री से लेके 44 डिग्री के टर्म एज इट इज लिखना है। समझे लॉजिक क्या है? यानी कोई भी प्रॉब्लम हो उसके पीछे का लॉजिक जब तक अपने को समझ में नहीं आएगा तब तक अपन उस प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे या सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो 89 डिग्री से लेके 46 डिग्री तक के जो टर्म्स है उसको इन टर्म्स ऑफ कॉट के टर्म में लिखना है बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और 1 डिग्री से लेके 44 डिग्री के टर्म एज इट इज रखना है। तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ये tan 45 डिग्री कितना होता है 1। ठीक है, अब मैं इसको 89 डिग्री को लिखता हूं। मैं कैसा लिखता हूं, मैं पहले ही बताया कि 89 डिग्री से लेके 46 डिग्री तक के टर्म इन टर्म्स ऑफ कॉट के फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपन लिखते हैं tan 90 डिग्री -1 डिग्री लिखता हूं मैं। तो 90 डिग्री -1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 89 डिग्री। अगर मैं tan 89 डिग्री की जगह अगर इस तरह से लिखता हूं tan 90 डिग्री -1 डिग्री, तो क्या आपका ओरिजिनल वैल्यू चेंज होता है? नहीं, क्योंकि 90 डिग्री -1 डिग्री अल्टीमेटली कितना होता है 89 डिग्री। सिमिलरली 89 डिग्री के पहले 88 आएगा, तो मैं 88 को लिखता हूं यहाँ पे अपन 88 को लिखते हैं tan 90 डिग्री -2 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री -2 डिग्री एंड 88 डिग्री, फिर आएगा 87, तो उसको लिखेंगे 90 -3 डिग्री, फिर आएगा 86, तो 90। तो इस तरह से अप टू कहाँ तक चलना है 46 डिग्री तक चलना है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री 1। ठीक है, अब इसमें देखो tan ये जो है यहाँ पे tan
90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। एंड आपने 10th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े होंगे, तो ये है आपका थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो यहाँ ये कितना होगा आपका कॉट 1 डिग्री, ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका कॉट 2 डिग्री, ठीक है। और ये फिर इसके पहले क्या आएगा, कॉट 3 डिग्री, क्या आएगा इसमें, कॉट 3 डिग्री, ठीक है। सो इन दिस वे कहाँ तक आएगा, ये कॉट 46 डिग्री तक, कहाँ तक आएगा ये, मतलब ये कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, अप टू कहाँ तक आएगा, ये कॉट 44 डिग्री तक। और यहाँ पे होगा आपका ये 1 को छोड़ दो इसमें, ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग होता है, तो जो tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, तो ये जो tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, इस 1 को छोड़ दो, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, tan 44 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 डिग्री से लेके 44 डिग्री के टर्म एज इट इज लिखना है, और 46 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक के टर्म को इन टर्म्स ऑफ कॉट के फॉर्म में लिखना है। अब देखो सेकेंड थिंग आपको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1 होता है। तो इस टाइप का रिलेशन भी मैंने आपको इसके पहले बताया था। तो tan 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री 1, tan 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री 1, tan 3 डिग्री इंटू कॉट 3 डिग्री 1, अप टू tan 44 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री 1। एंड इन सब का इस कंप्लीट स्टेटमेंट का जो आंसर है वो क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा, राइट। तो इस तरह से प्रॉब्लम को करना है। सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 6 है, तो ये जो 6 है ना, और यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। थोड़ा ये जो आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अगर अपन थोड़ा सा अगर केयरफुली ध्यान पूर्वक अगर देखें, तो यहाँ से एक चीज मिलता है। क्या चीज मिलता है कि पावर 6 को अपन मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 6 जो है ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे साइन और कॉस का पावर 2 है, तो पावर 6 को लिखो साइन स्क्वायर का होल क्यूब, कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। अगर अपन पावर 6 को साइन स्क्वायर का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर का होल क्यूब ऐसा लिखते हैं, तो यह एक आइडेंटिटी को बिलोंग करेगा। वो आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, जिसका देखो ए प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें आपका ए क्या होगा, देखो यहाँ पे 3ab है, यहाँ पे 3ab, तो ए क्या होगा आपका, तो आपका ए होगा साइन स्क्वायर पाई बाय 49, और बी क्या होगा, कॉस स्क्वायर पाई बाय 49। और इसमें ए होगा साइन स्क्वायर पाई बाय 49 और बी होगा आपका कॉस स्क्वायर पाई बाय 49। यहाँ पे 3ab है, यहाँ पे भी 3 साइन स्क्वायर पाई बाय 49 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 49, ठीक है। तो ये जो मतलब ये जो है इस कंप्लीट स्टेटमेंट को -1 को छोड़ के, -1 को छोड़ के इस कंप्लीट स्टेटमेंट को अपन a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में, मतलब a प्लस बी होल क्यूब का ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, देखो पहले मैं पावर 6 को ऐसा स्प्लिट कर देता हूं, साइन स्क्वायर पाई बाय 49 का क्या लिखेंगे, होल क्यूब, राइट, प्लस अभी लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर पाई बाय 49 का होल क्यूब प्लस 3ab, तो ये प्लस 3 ab इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ए क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 49 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 49। अब देखो बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी, और यहाँ पे साथ में -1 है, कहाँ गए -1, क्योंकि अपने -1 को एक्सक्लूड कर दिए थे, ये इस 1 2 और इसको लास्ट टर्म को पकड़े थे, एंड ये पहले 2 टर्म और ये लास्ट टर्म, तो पहले 2 टर्म और ये लास्ट टर्म को अपन ने
यानी पहले दो टर्म और लास्ट टर्म को इस राइट साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसमें -1 को एक्सक्लूड कर दिए थे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे -1, राइट। अब बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो खैर ये तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 1 हुआ तो आंसर जो है वो अल्टीमेटली यही आएगा। मतलब इसमें 1 लिखना नहीं, क्योंकि 1 लिखोगे तो वापस आप यहीं पे आ जाओगे। ऐसा बता रहा हूँ कि ये जो टर्म है साइन स्क्वायर π/49 प्लस कॉस स्क्वायर π/49, ये टर्म कहाँ से आया, क्योंकि ये टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन मैंने पहले बोला कि ये पहले दो टर्म और लास्ट टर्म को ये राइट साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए क्यूब मतलब ये तो खैर ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, देन +3ab, ये +3ab हो गया, बट इन ब्रैकेट a + b लिखा है। तो मैं अगर इस तरह से लिखता हूँ तो बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी ये 1 होता है और इसका आंसर अल्टीमेटली यही आता है। एंड आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन 1 लिखना नहीं, ये 1 लिखोगे वापस यहीं पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये ए हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और प्लस इन ब्रैकेट a + b, इस तरह से। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a + b, ये किसका एक्सपेंशन है, a + b का होल क्यूब। किसका एक्सपेंशन है, a + b का होल क्यूब। सो a क्या है, तो साइन स्क्वायर π/49 प्लस b क्या है, कॉस स्क्वायर π/49, ठीक है, का होल क्यूब, और ये -1 जैसे का वैसा। और ये जो टर्म है यहाँ से लेके अप टू यहाँ तक का जो टर्म है, यहाँ तक, तो यहाँ से लेके अप टू यहाँ तक का जो टर्म है, ये टर्म राइट साइड को बिलोंग करता है। सो इसको लेफ्ट हैंड साइड जैसा लिखना है। एंड a + b का होल क्यूब मतलब साइन स्क्वायर π/49 प्लस कॉस स्क्वायर π/49 का होल क्यूब, और ये -1 एज इट इज लिखना है, ठीक है। ये जो -1 है बीच में, इसको एज इट इज लिखना है। अगेन बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड ये होगा 1 क्यूब -1 के 0, एंड इसका आंसर क्या आता है 0, ठीक है। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस साइन स्क्वायर 5π/8 प्लस साइन स्क्वायर 7π/8। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या है कि साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस साइन स्क्वायर 5π/8 प्लस साइन स्क्वायर 7π/8। तो इसमें ये जो 5π/8 और 7π/8 है, देखो इस टाइप के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक फिक्स प्रोसेस होता है, एक फिक्स लॉजिक होता है। प्रोसेस इन द सेंस डोंट से, एक लॉजिक होता है। तो ये जो 5π/8 है, ये 5π/8 और 7π/8 इन दो टर्म्स को मैं इन दो टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ। वो कैसे देखो, यानी पहले फर्स्ट टू टर्म्स दे कीप एज इट इज, यानी पहले दो टर्म्स आपको एज इट इज लिखना है, इस तरह से। और अभी मैंने बताया कि जो लास्ट टू टर्म्स है, इन लास्ट टू टर्म्स का ये जो एंगल है, इसको इस फॉर्म में यानी π/8 और 3π/8 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये 5π/8 और 7π/8 को π/8 और 3π/8 के टर्म्स में लिखते समय आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है। कैसा लिखेंगे, साइन स्क्वायर π - 3π/8। अब आप पाई के नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो इसका आंसर अल्टीमेटली 5π/80 आता है। देन यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे लिखता हूँ π - π/8। यहाँ पे भी आप पाई के नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो इसका भी आंसर अल्टीमेटली 7π/8 आता है। देन आपको सिंस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो इसका जो आंसर ये आपका थीटा है, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर 180, पाई मतलब 180 होता है, तो साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा क्या आएगा इसका आंसर, साइन स्क्वायर थीटा, यानी
साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर 3π/8 आएगा। तो साइन स्क्वायर π/8 और इसका आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर π/8 है ना। 180 माइनस थीटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर 3π/8, इसका आंसर आएगा साइन स्क्वायर π/8। अब देखो साइन स्क्वायर π/8, इसका आंसर साइन स्क्वायर π/8, तो साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8 कितना होगा, या मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ट्वाइस साइन स्क्वायर π/8, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा, साइन स्क्वायर 3π/8। अभी मैंने फार्मूला बताया आपको, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूला के अनुसार इसका आंसर आएगा साइन स्क्वायर 3π/8 यानी साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 यानी कितना होगा, ट्वाइस साइन स्क्वायर 3π/8 यानी इसका आंसर आएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर 3π/8। अब यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ से अगर अपन 2 को कॉमन लेते हैं तो व्हाट विल राइट इनसाइड द ब्रैकेट, साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक है, यहाँ से आपको 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ से अगर अपन 2 कॉमन लेते हैं तो व्हाट विल राइट इनसाइड द ब्रैकेट, साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8। अब फर्दर इस 3π/8 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर π/8। अब इस 3π/8 को आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, π/2 माइनस π/8, इस तरह से। ठीक है, अगर आप π/2 माइनस π/8 को सॉल्व करते हो, यहाँ पे ये इतने टर्म को अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर अल्टीमेटली आता है 3π/8, यानी वैल्यू चेंज नहीं होता है। यानी जो भी आप मॉडिफिकेशन करते हो प्रॉब्लम के अंदर, तो मॉडिफिकेशन करते समय आपका ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 3π/8 को मैंने ऐसे लिखा, लेकिन इसका आंसर अल्टीमेटली यही आता है। अब यहाँ पे अपन एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो ये π/2 मतलब 90 होता है, इसको अपन सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको आप थीटा ले लो, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा होता है, तो इसका आंसर आएगा डायरेक्टली कॉस स्क्वायर π/8। देन बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी, देखो दोनों का एंगल सेम है, दोनों का पावर 2 है, सो बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी ये 1 होगा और इसका आंसर अल्टीमेटली कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसका आंसर आता है आपका 2। नाउ से if 4n alpha is equal to pi, then cot alpha, cot 2 alpha, cot 3 alpha dot dot cot 2n minus 1 into alpha is equal to what। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है और इसमें ये जो टर्म है, इस कंप्लीट टर्म का आपको वैल्यू निकालना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये जो है 4n अल्फा इज इक्वल टू पाई, यहाँ से मैं डायरेक्टली n अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट यहाँ पे अगर अपन n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो दिस n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपको अल्फा इज इक्वल टू π/4 मिलता है। n इज इक्वल टू अगर अपन यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 अल्फा इज इक्वल टू अगेन गेट π/4, क्योंकि इधर तो आपका n का टर्म है नहीं, इसलिए राइट साइड आपका चेंज होगा नहीं, है ना। इधर में n का टर्म है क्या, नहीं है, तो राइट साइड चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, जो भी होगा LHS में होगा। देन n इज इक्वल टू अगर अपन 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका 3 अल्फा इज इक्वल टू π/4। इन दिस पे अगर अपन n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पुट करते हैं, क्या मिलेगा आपको, 2n माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अब देखो अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा, इवन 2n माइनस 1 इंटू अल्फा, इन सब के लिए आपको π/4 मिला है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा कितना है, π/4, तो cot 45 1। अब डायरेक्टली भी आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप। तो कितना है ये, अल्फा कितना है, π/4, तो cot 45 1। 2 अल्फा कितना है, π/4, अगेन cot 45 1। ये भी कितना है, 1, इन दिस में आपको 1। तो ये जो 1 है, ये 1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2n माइनस 1 टाइम्स।
तो ये 1 जो है ये 2n-1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इट मीन्स 1 का अगर अपन मल्टीप्लीकेशन लाख टाइम, करोड़ टाइम, अब्जो टाइम, कितने भी टाइम्स करें, अल्टीमेटली आंसर कितना आता है? 1 ही आता है। तो ये हो गया आपका आंसर 1, राइट। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब अपन इसको प्रोसीड करते हैं, एक बार क्या है, किसी भी क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक होता है, वो लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना डिफिकल्टी नहीं जाती। अभी देखते हैं आपके कुछ फार्मूले देखते हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम देखेंगे। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ओके, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ये फार्मूले आपने इसके पहले भी पढ़े होंगे। साइन ए प्लस बी, क्या है साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी then cos a plus b, then cos a minus b, ठीक है। देखो, अगर इन फार्मूले को याद रखना है तो एक ट्रिक आपको बताता हूं कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के एक्सपेंशन में क्या है? मिलावट है, एडल्ट्रेशन, मिलावट। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के एक्सपेंशन में मिलावट है, एंड एडल्ट्रेशन है। कैसा कि यहाँ पे साइन कॉस का प्रोडक्ट है, इसलिए मैं मिलावट बोल रहा हूँ। सेकेंड थिंग, अगर साइन घर से प्लस निकल के चलता है तो बाहर भी प्लस ही रहता है, मतलब प्लस भी रहता है, उसका कुछ चेंज नहीं होता है। यानी साइन अगर घर से प्लस लेके निकलता है तो बाहर में भी वो प्लस ही देता है। यहाँ पे अगर साइन माइनस लेके अगर निकलता है तो बाहर भी वो माइनस ही देता है। लेकिन कॉस के केस में, कॉस का जो एक्सपेंशन है, साइन के एक्सपेंशन में मिलावट है, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस का प्रोडक्ट है, और कॉस के एक्सपेंशन में शुद्धता है, प्योरिटी है, क्योंकि कॉस कॉस का प्रोडक्ट, साइन साइन का प्रोडक्ट, इन द सेंस प्योरिटी है। सेकेंड थिंग, कॉस का कॉस अगर घर से प्लस लेके निकलता है तो बाहर वो माइनस देता है, अपोजिट, ठीक है। यहाँ अगर वो माइनस लेके निकलता है तो बाहर वो प्लस देता है, ठीक है। तो इस तरह से है, तो इस तरह से अगर याद रखें तो लॉन्ग टर्म के लिए आप याद रख पाओगे। यानी किसी ने पूछा कि साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी के एक्सपेंशन में इतना याद रखना कि वहाँ पे मिलावट होती है, और साइन जो साइन घर से लेके निकलता है वही साइन बाहर देता है। कॉस के एक्सपेंशन में कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के एक्सपेंशन में शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है। अगर कॉस घर से प्लस या माइनस लेके निकलता है तो बाहर वो अपोजिट देता है, अगर प्लस लेके निकला तो माइनस देगा, माइनस लेके निकला तो प्लस देगा। तो इन दिस वे, ठीक है। देन है tan x प्लस वाई, क्या है tan x प्लस वाई का एक्सपेंशन? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। तो ऊपर में अगर देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई के बीच में प्लस है, तो x प्लस वाई, x और y के बीच में प्लस है, तो यहाँ पे भी ऊपर प्लस रहेगा, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस रहेगा, यानी साइन क्या होता है? अपोजिट। और ऊपर में जो tan के दो टर्म है उसका नीचे में सेकेंड पोजीशन पे प्रोडक्ट है। ऊपर में जो tan के दो टर्म है उसका नीचे में सेकेंड पोजीशन पे क्या है? प्रोडक्ट है, और पहला साइन 1 फिक्स्ड है, ठीक है। तो प्रत्येक फार्मूले का जो अरेंजमेंट है वो याद रखो, कि ओनली फार्मूला याद करने से काम नहीं होगा, उन फार्मूले का जो अरेंजमेंट है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो tan x माइनस वाई का एक्सपेंशन क्या है? tan x माइनस tan y
अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो अभी मैंने बताया कि x और y के बीच में माइनस है, तो यहाँ पे ऊपर में माइनस रहेगा और नीचे में प्लस रहेगा, यानी साइन ऑलवेज अपोजिट होता है। दोनों के एक्सपेंशन में नीचे में पहला टर्म 1 फिक्स्ड है, साइन अपोजिट होता है, और ऊपर में जो tan के दो टर्म होते हैं उसका नीचे में सेकेंड पोजीशन पे प्रोडक्ट होता है या इनटू होता है। देन cot x प्लस वाई। अब cot x प्लस वाई का एक्सपेंशन क्या है? तो tan x प्लस वाई का जो एक्सपेंशन है इसका उल्टा cot x प्लस वाई का एक्सपेंशन होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे tan के एक्सपेंशन में पहला टर्म 1 है, लेकिन cot x प्लस वाई के एक्सपेंशन में ये 1 जो है ये सेकेंड टर्म रहेगा। ठीक है, मतलब कैसा रहेगा? देखो यहाँ पे 1 माइनस नहीं सॉरी 1 सेकेंड टर्म रहेगा ना, 1 जो है वो आपका सेकेंड टर्म रहेगा, मतलब cot x इंटू cot y। ठीक है, cot x इंटू cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot x प्लस cot y। देन cot x माइनस y का एक्सपेंशन क्या है? तो cot x इंटू cot y, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot x, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, cot y। ठीक है, तो tan x प्लस वाई का जो एक्सपेंशन है इसका उल्टा यानी cot x प्लस वाई का एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे पहला टर्म 1 है, तो ये जो 1 है ये आपका सेकेंड टर्म होगा। ठीक है, सो यहाँ पे tan x इंटू tan y है, तो क्या रहेगा? cot x इंटू cot y माइनस 1, और यहाँ पे नीचे में cot x प्लस cot y, इस तरह से। देन साइन 2 थीटा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है? देखो, ये साइन 2 थीटा का जो फार्मूला है ये आप साइन a प्लस बी के एक्सपेंशन से डिटरमाइन कर सकते हो। यानी बाकी जो फार्मूले साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये जो फार्मूले है साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ये फार्मूले आप इनसे यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो। इवन जो डिफैक्टोराइजेशन फार्मूले है वो भी यहाँ से आप इन फार्मूले का यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हो। अगर साइन 2 थीटा का फार्मूला डिटरमाइन करना है तो साइन a प्लस बी से कर सकते हो। कैसे? a इक्वल टू थीटा पुट करो, b इक्वल टू थीटा पुट करो, थीटा प्लस थीटा कितना होगा? 2 थीटा, फिर उसका एक्सपेंशन लिखो, तो क्या आएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा के दो फार्मूले, एक है, दूसरा है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन है कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं। पहला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यह है कॉस 2 थीटा के। ठीक है, देन tan 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा के 2 फार्मूले, कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले, और tan 2 थीटा का एक फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है।